वेलकम। ई केट और एम केट की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 आउट ऑफ 20 यानी फ़िज़िक्स में कुल 20 चैप्टर हैं और हम इसके सेकंड चैप्टर पे हैं इस वक्त, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। मैं बहुत बेसिक से लेकर चलूँगा लेकिन बहुत फास्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरी आपको नहीं बतानी है, बहुत सारी डेरिवेशंस इसमें नहीं बतानी है एक्चुअली। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट देने हैं ताकि आप MCQs बआसानी हल कर सकें। स्केलर्स एंड वेक्टर्स छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। ये डेफिनेशंस इस बुक से, फ़हीम अब्बासी की इस बुक से मैं आपको इसी तरह शो कर दूंगा। आप इसकी स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। इसी तरीके से जैसे मैंने ये शो किए, बिल्कुल इसी तरीके से मैं MCQ भी शो कर दूंगा, इसकी पूरी थ्योरी भी शो कर दूंगा। यहाँ मैं पूरी ज़्यादातर थ्योरी लिखवाऊंगा नहीं, ज़्यादातर डिस्कस करेंगे उन बातों को, थ्योरी को डिस्कस करेंगे। लिखी हुई आप देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट में। तो बहरहाल, स्केलर्स, व्हाट आर द स्केलर्स? भाई ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनका मैग्नीट्यूड और यूनिट होना ज़रूरी है लेकिन डायरेक्शन होना ज़रूरी नहीं है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं और वो चीज़ वज़न रखती है, आप उससे कहते हैं कि भाई पर से, मिसाल के तौर पर 1 किलो आटा दें, तो आपसे वो नहीं पूछेगा कि 1 किलो आटा किस डायरेक्शन में। भाई वो 1 किलो आटा तोलेगा और आपके हैंड पर कर देगा। इसमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि फोर्स लगाइए, तो आपका उससे ये पूछना लाजिमी है कि किस डायरेक्शन में। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई गाड़ी को धक्का लगाने के लिए कह रहा है तो उसकी कोई डायरेक्शन होगी। आप साइड से फोर्स नहीं लगाएंगे, बल्कि गाड़ी की या तो पीछे से फोर्स लगाएंगे अगर उसे आगे जाना है, आगे से फोर्स लगाएंगे अगर उसे पीछे जाना है। तो यहाँ डायरेक्शन रिक्वायर्ड है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनकी डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड हो, इन्हें हम कहते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ या वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, स्केलर्स को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर वेक्टर से ही मुतल्लिक है। आम तौर पर तो हम वेक्टर ही पढ़ेंगे, स्केलर्स को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। बहरहाल कुछ एग्जाम्पल्स हमें याद होनी चाहिए, MCQs में आ जाती हैं, एप्टीट्यूड के टेस्ट में आ जाती हैं कि ये फ़लाना जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो उन MCQs का मैं आपको शो कर दूंगा यहाँ पर, उसके आंसर्स भी गिवन हैं, तो कुछ डिस्कस भी करेंगे उससे मुतालिक। यकीनन सारा कुछ आप पर नहीं छोड़ेंगे। आंसर्स भी गिवन हैं, वैसे तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको 4-5 MCQs जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है उनको हम अपनी नज़र से यहाँ गुजार लेंगे, उनको एक्सप्लेन कर देंगे। एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज आर टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी। एनर्जी किसी भी किस्म की एनर्जी हो सकती है। मतलब एनर्जी हो सकती है टाइडल एनर्जी, समंदर से हासिल होने वाली एनर्जी, या थर्मल एनर्जी, ज़मीन से हासिल होने वाली एनर्जी, या फिर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। किसी भी किस्म की एनर्जी हो, इसे हम स्केलर क्वांटिटी ही कहेंगे। पावर स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी, डेंसिटी, और भी कई हैं स्केलर क्वांटिटीज़। मैं आपको थ्योरी यहाँ देखिए शो करवा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसमें बहुत कुछ मिल जाएगा। बहरहाल ये सब स्केलर क्वांटिटीज़ की एग्जाम्पल हैं। इस लाइन के उस तरफ वेक्टर क्वांटिटीज़ की एग्जाम्पल हैं, जिसमें कि पहली है डिस्प्लेसमेंट, देन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और कई और। ओके, तो इस चैप्टर में हम मेनली जो फोकस करेंगे वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ पे करेंगे। तो हम वेक्टर पे आ चुके हैं। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन यहाँ लिखी है कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद यूनिट
एंड डायरेक्शन एज वेल। इसे शो कैसे किया जाता है? शो करने के लिए दो बातें, यानी सिंबॉलिकली कैसे शो किया जाता है और ग्राफिकली कैसे शो किया जाता है। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को सिंबॉलिकली शो करने के लिए, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए, इस पर एक एरो हेड दिया जाता है, कैपिटल लेटर, आमतौर पर कैपिटल लेटर और एरो हेड। स्मॉल लेटर भी होते हैं, मैथ्स में हम स्मॉल लेटर के बारे में भी पढ़ते हैं। तो कोई कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर और उसके ऊपर एरो हेड, इस तरह से भी शो करते हैं। और अगर बोल्ड फेस बना दिया जाए, थोड़ा उभरा उभरा सा, एक मरतबा किया और दूसरा मरतबा भी हमने कर दिया, ये वेक्टर को शो करने का तरीका। लेकिन ये तरीका इसके मुकाबले में डिफिकल्ट है। दो मरतबा ए बनाना और भारों भार बनाना, मतलब कि थोड़ा उभरा हुआ नजर आए, ये डिफिकल्ट तरीका है। ये तरीका आसान है कि एक सिंगल ए बनाया जाए और एरो हेड लगा दिया जाए। ये वेक्टर क्वांटिटीज को शो करने का आसान तरीका है। ओके, दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो का सहारा लिया जाता है, एक एरो बनाया जाता है। एरो की लेंथ उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बताती है और एरो का हेड उस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन बताती है। फॉर एग्जांपल, फोर्स मान लेते हैं, फोर्स या पहले डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल एक डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और एरो हेड लगा देते हैं। एक डिस्प्लेसमेंट है 100 किलोमीटर्स का, इसे मुझे शो करना है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी होगी, फिर मान लेते हैं ईस्ट की तरफ है, इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। अगर मैग्नेटिक मेरिडियन लिया जाए, यानी डायरेक्शन ली जाए, तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट होगा इस तरफ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतने से पेज पर ये 100 किलोमीटर्स किस तरह शो किया जाए। तो इसके एक कॉन्सेप्ट होता है सूटेबल स्केल का। सूटेबल स्केल मतलब सेंटीमीटर में इस किलोमीटर को शो करना है। ये हमारी अपनी मर्जी होती है, कुछ भी लिया जाए। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो फिर 100 किलोमीटर किसके बराबर होगा? ये होगा 10 सेंटीमीटर के। ये जो 10 सेंटीमीटर है, ये इस पेज पर बआसानी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। स्केल की मदद से 10 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, लेकिन किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, यानी कि इस डायरेक्शन में, ऐसे। सो दिस इज एक्चुअली 100 kilometers scale to 10 centimeter in the direction of east. This is the representation of some physical quantity. ये बातें जहन में रखनी है, कभी कभी लॉजिकली कुछ MCQs में ये काम आ जाती हैं, यानी कि डायरेक्शन इस तरह पूछी जाएंगी, लेकिन काम आ जाती है। ओके, दिस इज वन आई थिंक। नाउ वेक्टर की हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, क्विक थोड़ा सा। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, अगर कोई वेक्टर है अपने डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ हमने क्या कर दिया है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, हमें इसका नेगेटिव वेक्टर बताना है। तो नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा वेक्टर जिसकी लंबाई उतनी हो, यानी मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। दिस नेगेटिव ए इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए एंड दिस ए इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ नेगेटिव ए। यानी अगर मैं नेगेटिव ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लूं तो माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा वेक्टर ए। तो इस वेक्टर का ये नेगेटिव वेक्टर है और इस वेक्टर का ये नेगेटिव वेक्टर है। इक्वल वेक्टर्स, दो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक जैसे हों। आप देख सकते हैं जो इसकी डायरेक्शन है वो इसकी डायरेक्शन है, जो लेंथ इसकी वही इसकी लेंथ है तकरीबन, यहाँ शो कर दिया हमने। तो ए और बी दो इक्वल वेक्टर्स हैं। ड्रॉ कहीं भी हो सकते हैं, मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, इसे मैं यहाँ ड्रॉ कर सकता था,
यहाँ ड्रॉ कर सकता था, यहाँ ड्रॉ कर सकता था। फ्री वेक्टर है ये, कहीं भी ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है। ये हैं इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो कहीं भी ड्रॉ किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, ये वेक्टर ए है, मैं ऐसे उठा के यहाँ ड्रॉ कर दूँ, लेकिन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड साथ, जो इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है वो इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है। तो फिर ये दो वेक्टर्स हम मानेंगे, इसका ये फ्री है, इसका ये फ्री, कहीं भी ड्रॉ करें या लेकिन ये फ्री वेक्टर नहीं है इनका, इसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। चाहे मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है, लिहाजा ये फ्री वेक्टर नहीं है। तो फ्री वेक्टर क्या वेक्टर होता है? तो ऐसा वेक्टर जो अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को रिटेन करते हुए कहीं भी ड्रॉ किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो ओरिजिन से स्टार्ट हो। इस तरह के वेक्टर को हम कहते हैं फ्री वेक्टर। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, फॉर एग्जाम्पल ये गिवन वेक्टर है, वेक्टर ए विद एरो हेड। इसकी लेंथ हो सकती है 5 सेंटीमीटर। एक ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ यूनिट लेंथ हो, यानी 1 सेंटीमीटर। अगर ये किलोमीटर होता तो मैं कहता 1 किलोमीटर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसी यूनिट के साथ जो जिस यूनिट में ये है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। डायरेक्शन लेकिन वही होगी जो इस वेक्टर की है, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन वही जो इस वेक्टर की। इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं स्मॉल ए से, स्मॉल ए एरो। दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। तो सवाल ये पैदा होता है, हमने कह तो दिया बाय डेफिनेशन तो ठीक है, एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन वही हो जो गिवन वेक्टर की है, लेकिन मैग्नीट्यूड 1 हो, ये यूनिट वेक्टर है। लेकिन यूनिट वेक्टर का काम क्या है? एक्चुअली यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट अ डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। दिस वेक्टर इज प्योरली gives you the direction of this vector. यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन बताता है किसी वेक्टर की, यानी ए वेक्टर की डायरेक्शन अगर बतानी है आपको तो यूनिट वेक्टर से बताई जाएगी कि ये इसकी डायरेक्शन है। यूनिट वेक्टर को निकालने का तरीका क्या होगा? बहुत आसान। यूनिट वेक्टर को निकालने का एक फॉर्मूला है, वेक्टर को अगर उसी के मैग्नीट्यूड से, अभी बताते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेक्टर को अगर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो ये एक यूनिट वेक्टर आएगा। हम ये कैसे बताएं कि यूनिट वेक्टर है? फिर बहुत आसान, इस जो भी वेक्टर आ जाए यहां से, उसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे पूरे वेक्टर का, वो मैग्नीट्यूड आएगा 1। तो इस बात का प्रूफ है कि ये जो स्मॉल ए है ये एक यूनिट वेक्टर है। तो ये यूनिट वेक्टर को निकालने का फॉर्मूला है। किसी वेक्टर को अपने रेक्टेंगुलर फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट किया जाए, तो इसके लिए 3D का कॉन्सेप्ट लेना होगा पहले। किसी वेक्टर को 3D की फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट किया जाए। मिसाल के तौर पे ये एक 3D स्पेस है, x y z, किसी कमरे की, मतलब कमरे की एक दीवार और फर्श का हिस्सा है, एक दीवार और फर्श का हिस्सा है, एक दीवार और फर्श का हिस्सा है, एक दो दीवारों का हिस्सा है, सॉरी। हम यहाँ कहीं पहुँचना है कि कमरे में स्पेस में कहीं पहुँचना है, तो अब यहाँ पहुँचने के लिए पहले तो कुछ x जाएंगे, फिर कुछ y डायरेक्शन में जाएंगे, फिर कुछ z डायरेक्शन में जाएंगे। तो x की डायरेक्शन को हम कहते हैं i, y की डायरेक्शन को हम कहते हैं j, और z की डायरेक्शन को हम कहते हैं k। जितना आप x में जाएंगे वो i के बराबर में लिख देंगे। मिसाल के तौर पर आप x में गए थे 2 फुट, 2i,
आप जितना y में गए हैं पर से वो है 5 फुट, ये लीजिए 5 फुट, और जितना z में गए पर से वो 4 फुट है, 4 फुट। तो आप x y z में 2, 5 और 4 गए हैं, तो आप इस पॉइंट P पर पहुंच जाएंगे। अगर मुझे ओरिजिन से यहाँ तक का डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट ये शो करना है कि कैसे लिखा जाए, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक, इसको हम r मान लेते हैं, ये पोजीशन वेक्टर है एक्चुअली। ओरिजिन से किसी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करने वाला पोजीशन वेक्टर कहलाता है, तो ये पोजीशन वेक्टर है। तो अगर मुझे r को रिप्रेजेंट करना है x y z की फॉर्म में, तो मैं क्या लिखूंगा, दिस पोजीशन वेक्टर r is 2i plus 5j plus 4k। और अगर मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो r is xi प्लस yj प्लस zk, मतलब x डायरेक्शन में जितना मैग्नीट्यूड है उसे x से रिप्रेजेंट कर लिया है, y डायरेक्शन में जितना मैग्नीट्यूड है उसे y से रिप्रेजेंट कर लिया है, और z डायरेक्शन में जितना मैग्नीट्यूड है उसे z से रिप्रेजेंट कर लिया। ये जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया मैंने। अगर आपको इस r के की लेंथ निकालनी है, मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप क्या करेंगे, बहुत आसान। इस r के मैग्नीट्यूड के निकालने का तरीका है x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर 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 का रूट। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। ये सिर्फ पोजीशन वेक्टर ही का मैग्नीट्यूड नहीं है, ये किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है। हम ऐसा करते हैं कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। फॉर एग्जांपल यानी कि r का मैग्नीट्यूड, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू 5, 5 स्क्वायर, z की वैल्यू 4 स्क्वायर। दिस इज r मैग्नीट्यूड। 2 to the 4 25, 4 25 29 and for 16 29 and 16 no or say 5 and 4 45 under 45। this is the magnitude of r, the length of r। अगर मुझे इस r वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसी वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। यानी कि अगर मुझे r का यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर कैप से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। r कैप, आमतौर पर यूनिट वेक्टर को कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, या स्मॉल लेटर के ऊपर एरो लगा दें वो भी ठीक होता है, बहरहाल कैप बेहतर है। r कैप इज r वेक्टर डिवाइड बाय r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। r वेक्टर इज दिस वन, 2i प्लस 5j प्लस 4k डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इट्स मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट 45। इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं, यानी आई जे के अलग अलग ब्रेक कर, आई जे के पर डिनोमिनेटर को अलग अलग ब्रेक कर लें, यानी 2 अपॉन अंडर रूट 45 प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 45, 4 अपॉन अंडर रूट 45, आई जे एंड के। कैप 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 सब पे लगा दें। दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ r। मतलब ये जो r था इसकी लेंथ कुछ भी रही हो, ये अब जो यूनिट वेक्टर है इसकी लेंथ यूनिट होगी। तो इसके लिए क्या करें, हम इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। फॉर्मूला आपके सामने, मिसाल के तौर पर इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है ना मुझे, अगर तो क्या करूंगा मैं, r कैप का मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है, मुझे ये प्रूफ करना है कि ये वाकई यूनिट वेक्टर है। तो क्या करूंगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा। अगर वो मैग्नीट्यूड 1 के बराबर आ जाता है तो वाकई ये यूनिट वेक्टर है। तो 2 अपॉन अंडर रूट 45 का स्क्वायर, x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, तो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, प्लस 5 अपॉन 45 अंडर रूट का स्क्वायर, प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 45 का होल स्क्वायर का रूट।
अब इस पूरे अंदर का जब सोल्यूशन करेंगे कैलकुलेटर्स तो आएगा 1 अंडर 1 के बराबर होता है, लिहाजा आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर। ओके, उम्मीद है कि आपको यूनिट वेक्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में बढ़ूंगा नल वेक्टर। नल वेक्टर जब दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो उनका आंसर भी एक वेक्टर ही आना चाहिए। एडिशन या सब्ट्रैक्शन से नेचर में फ़र्क नहीं आता। मिसाल के तौर पर टग ऑफ वार के गेम में कुछ लोग एक रुमाल के इस तरफ खड़े होते हैं, रस्सी होती है पूरी, और कुछ लोग वहाँ खड़े होते हैं, कोई यहाँ से जोर लगा रहे होते हैं, कोई वहाँ से जोर लगा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से जितनी फोर्स लगी पर से 1000 न्यूटन, वहाँ से भी 1000 न्यूटन फोर्स लगी। अब होगा क्या, ये 1000 न्यूटन फोर्स उस 1000 न्यूटन फोर्स को कैंसिल कर देगी, बैलेंस हो जाएगा, ये रुमाल ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। फोर्स तो लग रही है लेकिन फोर्स का रिजल्टेंट 0 है, यानी कि ये जो फोर्स है ये हो जाएगी 1000 राइट की तरफ, इसलिए पॉजिटिव, ये वाली इसको नेगेटिव मान लेते हैं, ऐड करते हैं नेगेटिव 1000 को, तो आ जाएगा 0 न्यूटन। दिस इज नल वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है और डायरेक्शन कोई भी ली जा सकती है अपनी मर्जी से। इसकी कोई डायरेक्शन पर्टिकुलर नहीं है, अपनी मर्जी से आप कोई भी ले सकते हैं, एनी डायरेक्शन। दिस इज नल वेक्टर। डेफिनेशन ऑफ नल वेक्टर, ये 0 वेक्टर भी कहलाता है, नल वेक्टर भी कहलाता है। खैर, तो नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, रेजोल्यूशन एंड कंपोजिशन, जिसमें का पहला है रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स। Resultant of 2 or more vectors. What is the resultant of 2 or more vectors? This resultant vector is a single vector which gives the effects of all the vectors to be added. जितने भी वेक्टर्स ऐड हुए हैं उनका जो कंबाइंड रिजल्ट है, ये रिजल्टेंट वेक्टर उस इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। मिसाल के तौर पे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये, और ये वेक्टर फोर्सेस हैं। फॉर एग्जांपल दीस आर द फोर्सेस, तो F1 F2 ले लेते हैं, F1 एंड F2। ये 2 फोर्सेस लग रही हैं बाय मींस ऑफ सम स्ट्रिंग, धागे की मदद से या किसी और रस्सी की मदद से, और ये किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं। ना ऑब्जेक्ट इधर जाएगा ना इधर जाएगा, बल्कि बीच में कहीं जाएगा। ये बीच में जहाँ जाएगा, जितनी फोर्स से जाएगा, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दीज 2 फोर्सेस। दिस इज द इफेक्ट ऑफ दीज 2 फोर्सेस। दिस इज रिजल्टेंट। रिजल्टेंट को निकालने का एक तरीका, यानी एनालिटिकल मेथड, कैसे किया जाए। अगर 2 वेक्टर्स हों, 2 से ज़्यादा की बात नहीं करें बेटा, अगर 2 वेक्टर्स हों और उनका आपको रिजल्टेंट निकालना हो, ये 2 वेक्टर्स ही हैं और इनका आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इन 2 वेक्टर्स को किसी पैरेललोग्राम की 2 साइड्स मानते हुए डायगोनल को रिजल्टेंट मान लेंगे। तो मैं इसका पैरेललोग्राम बनाता हूँ, इस वेक्टर को उठा के यहाँ रखता हूँ, यहाँ जाएगा ये, और इस वेक्टर को उठा के यहाँ रखता हूँ, तो ये बन जाएगा पैरेललोग्राम। चलिए जी, ये बन गया पैरेललोग्राम। टेल टू टेल और हेड टू हेड को मिलाइए, ऐसे टेल टू टेल, ये टेल है 2 वेक्टर्स की, और ये 2 वेक्टर उन्हीं 2 वेक्टर्स के हेड हैं, तो दिस इज रिजल्टेंट। डिफाइन कैसे करेंगे, इफ 2 वेक्टर्स आर कंसीडर्ड टू बी the 2 sides of parallelogram, then the diagonal of the parallelogram will give the resultant of those 2 vectors. तो force 1 force 2 के ये r resultant शो करने का तरीका, r vector is equals to force 1 vector plus force 2 vector. This is parallelogram law of vector addition, लिख देते हैं, parallelogram
लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो ये एक मेथड हमने देख लिया। अगर मुझे इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसकी एक बाकायदा डेरिवेशन है फर्स्ट ईयर में कि इस वेक्टर को उठा के यहाँ रख देते हैं, फिर यहाँ डॉटेड लाइन लगाते हैं, फिर पूरा एक मेथड है, एक डेरिवेशन है। लेकिन क्योंकि हम ये ई के नाम के लिए तैयारी कर रहे हैं इसलिए उस डेरिवेशन की तरफ हम नहीं आएंगे, लेकिन हाँ इसका रिजल्टेंट डायरेक्ट फार्मूले से बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर मुझे इस आर का मैग्नीट्यूड चाहिए यानी F1 F2 के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए तो उसका एक फार्मूला है, R इज इक्वल्स टू अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर सेकेंड वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट वेक्टर सेकेंड वेक्टर मल्टीप्लाई एंड cos the angle between these two vectors, say theta. This is theta. This will be the resultant of these two vectors. अगर मुझे इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी चाहिए है F1 से, फॉर एग्जांपल F1 से डायरेक्शन ऑफ, या लिख देते हैं डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर 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 फ्रॉम F1। अगर F1 से डायरेक्शन चाहिए मुझे तो यानी ये एंगल ये होगा, ये एंगल अल्फा, F1 से R तक की डायरेक्शन अल्फा मान लेते हैं। और इस अल्फा के निकालने का तरीका है tan अल्फा इज इक्वल्स टू जिससे डायरेक्शन निकालनी है यानी R की डायरेक्शन F1 से निकालनी है ना, वो नीचे आएगा पहले F1 और F2 का cos कंपोनेंट cos थीटा और F2 जी का साइन कंपोनेंट ऊपर। तो पहचानिए इस बात को, जिससे डायरेक्शन निकालनी है वो नीचे आएगा और अदर वेक्टर का यानी F2 का cos नीचे आएगा और उसी अदर वेक्टर F2 का साइन ऊपर। इसी को अगर उल्टा करना हो मिसाल के तौर पर आपको F2 से डायरेक्शन निकालनी है, यहाँ से ये यहाँ से रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी है, दिस और से दिस इज बीटा बीटा, ये मार्कर से नीचे चल रहा है तो बीटा राइट। सो डायरेक्शन ऑफ R फ्रॉम F2 हमने बीटा माना है तो बीटा के हिसाब से काम करेंगे। दिस विल बी tan बीटा इज इक्वल्स टू, बताइए कैसे होगा, जिससे मुझे एंगल निकालना है इस रिजल्टेंट का F2 से एंगल निकालना है तो वो नीचे लिखा जाएगा F2 प्लस F1 का cos F1 का ही साइन, अदर्स का cos नीचे अदर्स ही का साइन, लेकिन जिससे एंगल निकालना है वो नीचे। उम्मीद है कि ये फॉर्मूले आपके जहन में बैठ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट है अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स दिए जाएं और हमें उनका रिजल्टेंट निकालना हो, दो से ज़्यादा वेक्टर्स दिए जाएं और हमें उनका रिजल्टेंट निकालना हो तो इसके लिए भी दो मेथड्स हैं, एक तो एनालिटिकल मेथड है और एक मैथमेटिकल मेथड है। एनालिटिकल मेथड में हेड एंड टेल रूल का इस्तेमाल किया जाएगा यानी एडिशन ऑफ वेक्टर दो मेथड, एक एनालिटिकल मेथड दूसरा मैथमेटिकल मेथड या ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड।
अब इनको हम बहुत डिटेल में तो फिर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सरसरी सा एक गुजारेंगे। ओके, एनालिटिकल मेथड। फॉर एग्जांपल 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर एंड थर्ड वेक्टर। आपको इसे ऐड करना है और रिजल्टेंट निकालना है। तो तरीका क्या होगा, आप ये पहला वेक्टर था, ये दूसरा वेक्टर था, ये तीसरा वेक्टर था। पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल रख दें ऐसे उठाकर, फिर तीसरे वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड पर रखना है ऐसे, जितना बड़ा ही उतना ही बड़ा होना चाहिए। ये हमने 3 वेक्टर्स को ऐड कर लिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड कर लिया है हेड एंड टेल रूल से। तरीका ये होता है कि फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर का टेल रखा जाए, फिर सेकंड वेक्टर के हेड पर थर्ड वेक्टर का टेल रखा जाए, फाइनली फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर दें। फाइनली फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर दें। दिस इज द रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट है। किसी गिवन फिगर में आपको बताना हो कि रिजल्टेंट कौन सा है, तो कोई ऐसा वेक्टर ढूंढिए जिसका टेल किसी वेक्टर के टेल से जुड़ा हो और उसका हेड किसी वेक्टर के हेड से जुड़ा हो, तो यही रिजल्टेंट है। यानी पहले से अगर गिवन होता और आपसे पूछा जाता कि इस फिगर में रिजल्टेंट क्या है, तो आप बताते भाई ये रिजल्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका टेल किसी वेक्टर के टेल से जुड़ा है, इस वेक्टर का हेड किसी वेक्टर के हेड से जुड़ा है। नेक्स्ट है मैथमेटिकल मेथड। यही 3 वेक्टर्स हैं, एक की डायरेक्शन ये है, एक की डायरेक्शन में इसको टेल से टेल मिलाकर ज्वाइन करके दिखा रहा हूँ, एक की डायरेक्शन ये है, एक की डायरेक्शन ये, कुछ इस तरह की डायरेक्शन थी, और ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो इन तमाम वेक्टर्स के फर्स्ट सेकंड थर्ड वेक्टर के कंपोनेंट्स निकाले जाएंगे, यानी इस फर्स्ट वेक्टर का साइन कंपोनेंट और कॉस कंपोनेंट, सेकंड वेक्टर का भी साइन कंपोनेंट और कॉस कंपोनेंट, थर्ड वेक्टर का भी साइन कंपोनेंट और कॉस कंपोनेंट। इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करते हैं 2 वेक्टर्स की मदद से। ये तो 3 वेक्टर्स हैं, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो 2 वेक्टर्स की मदद से इसे एलिब्रेट करते हैं। यानी मैं आपको बता रहा हूँ मैथमेटिकल मेथड या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड भी कहलाता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। थोड़ा फास्ट। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 वेक्टर्स, फर्स्ट वेक्टर एंड सेकेंड वेक्टर। तो इसको ज्वाइन कर दें तो ये इनका रिजल्टेंट है। ये फर्स्ट वेक्टर को मान लेते हैं a1, ये a2। इस फर्स्ट वेक्टर की x एक्सिस डायरेक्शन थीटा 1 है और सेकंड वेक्टर की x एक्सिस डायरेक्शन थीटा 2 है। अगर मैं इस वेक्टर को यहां से गिरा दूं, ऐसे प्रोजेक्शन गिरा दूं, प्रोजेक्शन, तो यहां से लेकर यहां तक ही वेक्टर a1 का कॉस कंपोनेंट होगा, a1 कॉस थीटा, और ये a1 साइन थीटा, यानी ये इस a1 का साइन कंपोनेंट। इस तरीके से a2 वेक्टर का ये कॉस कंपोनेंट है, ये साइन कंपोनेंट, तो इसका मतलब मुझे ये प्रोजेक्शन गिराना है। इसको फुल गिरा दें यहाँ तक, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से, तो यहाँ से यहाँ तक a2 का कॉस कंपोनेंट है, दिस इज a2 cos थीटा, दिस इज a2 sin थीटा, a2 sin थीटा। मतलब यहाँ से यहाँ तक a1 का कॉस है, और ये वाला मैं नीचे में उतार लूँ तो a2 का कॉस होगा, a2 का कॉस। इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक a2 का साइन है, जबकि ये a1 का साइन है, तो a1 का साइन मैं यहाँ लिख दूँ, a1 साइन थीटा, ये और ये बराबर है, इस तरह ये और ये बराबर, इस तरह से ये और ये बराबर है। अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस रिजल्टेंट वेक्टर का कॉस ये x कंपोनेंट है, x डायरेक्शन है, दिस इज r इन द डायरेक्शन ऑफ x। ये पूरा इस पूरे रिजल्टेंट का ये x कंपोनेंट है। इसी तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक इस r वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर का साइन कंपोनेंट है, या कहें कि y कंपोनेंट है, ry। मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो rx है, यार इसे ही लिख देते हैं, ये जो rx है ये बराबर है a1x प्लस a2x के। फिर बाद में भी लिख सकते हैं कि ये a1 cos थीटा 1 है, ये a2 cos थीटा 2 है। मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट होता है ये बराबर होता है सम ऑफ
द एक्स कंपोनेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल वेक्टर। बिल्कुल ये स्टेटमेंट यहाँ कहूँगा मैं, आर वाई बराबर होगा a1y प्लस a2y के, या फिर a1 साइन थीटा 1 प्लस a2 साइन थीटा 2। बिल्कुल ये स्टेटमेंट यहाँ। जब हम इस पूरे से आर एक्स निकाल चुके होंगे, इस पूरे से आर वाई निकाल चुके होंगे, ये दो वेक्टर्स हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते थे, तो फिर जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। इस तरह से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ सकता है। बिल्कुल इस तरीके से अगर रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना है आपको, दिस इज अल्फा से, तो टेन अल्फा इज इक्वल्स टू साइन ऊपर कॉस नीचे, या y ऊपर x नीचे आर y जो कि यहाँ से आ जाएगा, और आर एक्स जो कि यहाँ से आ जाएगा। ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, ये हो गया वेक्टर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन, फॉर एग्जाम्पल दो वेक्टर्स हैं, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, ए ये बी। आपको चाहिए ए माइनस बी, ए माइनस बी रिक्वायर्ड है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ वेक्टर। असल में वेक्टर की सब्ट्रैक्शन कोई चीज़ नहीं है, वो तो एडिशन ही होती है। फर्क थोड़ा सा ये है कि आपको इस तरह लिखना पड़ता है, ए एडिशन ऑफ माइनस बी। ये वेक्टर्स हैं सारे, इसलिए हेड कैप लगा दें। ए को ऐड करना है निगेटिव ऑफ बी से, निगेटिव ऑफ बी नहीं है तो क्या किया जाए, इसका निगेटिव ऑफ बी ड्रॉ कर लेते हैं, ये डायरेक्शन निगेटिव ऑफ बी, दिस इज निगेटिव ऑफ बी। मतलब इसे इसमें ऐड करना है। अगर मैं ग्राफिकली बताऊं आपको तो ए वेक्टर है, ए वेक्टर के हेड पर निगेटिव ऑफ बी ये है, इसको ड्रॉ कर दें, ये निगेटिव ऑफ बी है वेक्टर। इन दो का रिजल्टेंट देखिए, फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिलाइए, दिस इज रिजल्टेंट। एक्चुअली दिस इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, लेकिन हमने इसको किया किस तरह है, एडिशन ऑफ वेक्टर के तरीके से। तो कहते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब आता है और मिनिमम कब आता है, एक्सट्रीम केसेस, यानी कि दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, ए एंड बी। इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब आएगा और मिनिमम कब आएगा, ये बात कर रहे हैं एक्चुअली डायरेक्शन की, किस डायरेक्शन में मैक्सिमम आएगा और किस डायरेक्शन में मिनिमम आएगा। तो बात वैसे याद करने की है, लेकिन लॉजिकली भी समझ में आ जाएगी आपको। अगर दो वेक्टर्स की एडिशन की जाए तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम आता है, या कहें कि दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में हैं तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम आता है। तो ये बात लिख देते हैं, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन दी सेम डायरेक्शन, resultant will be maximum, resultant is maximum। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इफ ए एंड बी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, result will be minimum, resultant will be is minimum। यानी कि अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो इसके आगे लग जाएगा यहाँ अगर, और रिजल्टेंट होता है टेल को हेड से मिलाना, फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिलाना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट यहाँ से यहाँ तक है। लेकिन अगर
मुझे ये वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में दिए होते हैं, यानी बी तो यही होता लेकिन ए की डायरेक्शन अपोजिट होती, यानी ऐसे होती। तो मैं क्या करता, मैं इसमें इस हेड पर इसका टेल रखता, ऐसे ऐसे थोड़ा अलग करके लिख दिया मैंने ताकि नजर आ जाए, वरना इसके ऊपर ओवरलैप करेगा ये। दिस इज ए, दिस इज ए। अब फर्स्ट वेक्टर को टेल को लास्ट वेक्टर हेड से मिलाइए ऐसे, ये रिजल्टेंट है। दिस इज मिनिमम, इससे पहले इतना बड़ा आया था, अब ये इतना सा है। दिस इज रिजल्टेंट, रिजल्टेंट। तो दो वेक्टर्स अगर सिमिलर डायरेक्शन में हो तो मैक्सिमम रिजल्टेंट आता है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो मिनिमम रिजल्टेंट आता है। ओके, एडिशनल वेक्टर ओबे करती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी और एसेसरी प्रॉपर्टी भी। ये फर्स्ट ईयर में दो प्रूफ करने के लिए होते हैं, डेरिवेशन चाहिए थोड़ी, लेकिन यहाँ हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं। यानी अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी किया जाए, ये बराबर होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ए को बी से ऐड करें या बी को ए से ऐड करें, रिजल्टेंट सेम रहेगा। मिसाल के तौर पर एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी है, ये ले लेते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी। अगर ए वेक्टर के हेड पर बी वेक्टर का टेल रखा जाए तो रिजल्टेंट देखते हैं, फिर बी वेक्टर के हेड पर ए वेक्टर का टेल रखें, फिर रिजल्टेंट देखते हैं क्या आता है। तो ये फर्स्ट केस, फर्स्ट ए पर बी का टेल, ए के हेड पर बी का टेल, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन कुछ ये हो, रिजल्टेंट इतना है, ये रिजल्टेंट है। चेक करते हैं कि अगर बी के हेड पर ए का टेल रखें, बी के हेड पर ए का टेल रखें, ए का टेल रखें, ये जितना बड़ा ही उतना बड़ा ही होना चाहिए। तो देखिए रिजल्टेंट क्या आता है, देखिए उतना ही आना है, जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये। लिहाजा ए के हेड पर बी का टेल रखें या बी के हेड पर ए का टेल रखें, रिजल्टेंट बराबर आते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है। अगर ये कम्यूटेटिव थी, ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी ए बी सी इज इक्वल्स टू ए बी सी। पहले शुरू के दो फिर बाद के दो। अगर दो वेक्टर्स को ऐड करके तीसरे से ऐड करें या आखिर के दो वेक्टर्स को ऐड करके पहले से ऐड करें, रिजल्टेंट सेम आएगा। सिक्योरिटी का मतलब है रिजल्टेंट सेम आएगा। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर किसी नंबर को किसी वेक्टर से ऐड करिए, हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं कुछ, अगर किसी स्केलर नंबर को किसी वेक्टर से ऐड करें तो क्या होता है। मिसाल के तौर पर कोई वेक्टर ए उसको किसी नंबर से हमने ऐड कर दिया, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो भी वेक्टर वो था वो डबल हो जाएगा। दिस इज ए एंड दिस इज 2a। अगर किसी नेगेटिव नंबर से ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, नेगेटिव है। अगर लेस देन 1 नंबर से ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, वैसे मिसाल के तौर पर मल्टीप्लाई कर दिया जाए हाफ से, ए को हाफ से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा, हाफ द मैग्नीट्यूड। दिस इज हाफ है, या सही है, इधर कर लेते हैं, दिस इज हाफ है। और अगर यही निगेटिव हो जाता तो नेगेटिव हाफ है, डायरेक्शन अपोजिट। तो हमें कुछ बातें पता चली, किसी स्केलर नंबर और वो पॉजिटिव भी हो, कोई स्केलर नंबर हो जैसे कि 2 है 3 है 4 है और वो पॉजिटिव भी हो, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फर्क आता है। अगर स्केलर है लेकिन निगेटिव भी है, -2 -3, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं आएगा बल्कि डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी। ओके, ए एक्स बराबर होता है ए कॉस थीटा के, ए वाई बराबर होता है ए साइन थीटा के,
फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है, उसके मुझे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स डिफाइन करने हैं। एक वेक्टर है, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, और एक वेक्टर है ए। ये मैं पहले बता चुका हूँ वैसे तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड में, लेकिन हल्का सा रिकॉल पावर करना है, अलग से बताने की ज़रूरत है। ये प्रोजेक्शन ड्रॉप करें, यहाँ से यहाँ तक ये एक्स होगा और यहाँ से यहाँ तक ये वाई होगा। अगर एंगल थीटा है विद एक्स एक्सिस, तो फिर ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के तरीके से, इस तरीके से ए वाई वुड बी ए साइन थीटा। और अगर ए एक्स और ए वाई दिए हुए हैं, यानी कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, आपको मालूम करना है इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट की डायरेक्शन। उल्टा हो गया ना, पहले ए दिया हुआ था, थीटा दिया हुआ था, ए एक्स ए वाई निकाल के रख दिया हमने। अब क्या है, ए एक्स दिया हुआ है, ए वाई दिया हुआ है, ए निकालना है और डायरेक्शन निकालनी है, उल्टा। तो हम क्या करेंगे, ए निकालने के लिए पुराना मेथड, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर निकालने के लिए ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। और आपको डायरेक्शन निकालनी है थीटा, तो 10 की जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है 10, उसके तरीके से 10 इनवर्स, 10 यहाँ आएगा तो 10 आएगा, वहाँ जाएगा तो 10 इनवर्स ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स। ये अलग से ही बता दिया हमने। ओके, एक वेक्टर के अगर 2D है तो 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं। 3D अगर आ जाए तो वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, वो भी होते हैं लेकिन वो BSc वगैरह में पढ़ाए जाते हैं। बहरहाल नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स। आज के लिए इतना ही है, लेकिन इसके हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, मैं आपको सारी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, बल्कि ये पूरा चैप्टर दिखा देता हूँ ताकि एक साथ ही आपके पास हो। तो जो मैंने आज आपको समझाया है वो यहाँ से समझाया है। दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। इससे मुतालिक MCQs यहाँ है, ये कुछ MCQs हैं। फिर ये कुछ MCQs हैं। यहाँ कुछ MCQs हैं, इनकी छोटे छोटे सोल्यूशन भी किए हैं कहीं ना कहीं हमने। कुछ है। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।